अगर आप साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं साइंस के 5 नंबर वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो सीधे सेक्शन डी में पूछे जाते हैं। सेक्शन डी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से दो दो क्वेश्चन आते हैं और उनमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी स्ट्रेटेजी समझ ली तो गेम बिल्कुल आसान है। अब ध्यान से सुनो, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं फिजिक्स के वो 8 टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन जिनके 99% चांस है बोर्ड एग्जाम में आने के, और मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से कम दो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। और हाँ, जो बच्चे फेल होने के डर से डर रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो रामबाण है। अगर आपने बस ये एक वीडियो ही सही से देख ली तो यहां से आप सीधे 10 नंबर निकाल सकते हो, और गारंटीड मैं कह सकता हूं कि आप पास होकर के ही आओगे। तो टॉपर बनने वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत काम की, क्योंकि यहां आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। और तो भाई चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आपके फिजिक्स के 5 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने यहाँ पे लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन जो पहला वाला है, देख सकते हैं सुपर डुपर हिट इस तरह से आएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, जितना पूछता है उतना ही टू दी पॉइंट आंसर लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो हेडिंग सिंपल सी डालो। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाले रास्ते को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। एकदम टू दी पॉइंट। आगे कहता है उसके 3 गुण लिखिए, तो यहाँ पे उसके 3 गुण हैं। देखिए हेडिंग डाल देना है छोटी सी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। छोटा सा फिगर बना सकते हो, बहुत आसान है बना देना, तो आपके आंसर को 4 चांद लग जाएंगे। दूसरा गुण क्या है, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरा गुण क्या है कि जहां रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक मजबूत होता है, और जहां दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। बस काम खत्म। उसके बाद कह रहा है यह कैसे सिद्ध होता है कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ध्यान देना, 2 नंबर का ये पार्ट हो गया, 2 नंबर का ये पार्ट हो गया, और 1 नंबर में ये पार्ट आपका चेक होता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो जो आपको चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला टीचर रहता है, वो आपको इसी हिसाब से स्टेप मार्किंग की जाती है। तो ध्यान देना। अब आप लास्ट में क्या लिखेंगे, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रमाण क्या लिखना है। तो जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास चुंबकीय सुई यानी कंपास जो है रखी जाती है, तो सुई विचलित हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। यह जो विचलन है इस बात का प्रमाण है कि चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। तो इतना ही एकदम सटीक टू दी पॉइंट आपको अपने लहजे में लिखना है, बिल्कुल किताबी भाषा तो लिखनी ही नहीं है। जैसा आपको बता रहा हूं, आप ऐसा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है। पहले इतना लिखिए, उसके बाद प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब आपको इसको लिखना है। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या बताएंगे, किसी विद्युत धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एकदम टू दी पॉइंट फैक्चुअल आपको डेफिनेशन लिखनी है। अब प्रयोग की बात करते हैं, तो हमने प्रयोग किया कि एक सीधे चालक तार को बैटरी से जोड़ देते हैं और उसके पास कंपास सुई रखते हैं। जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं कंपास की सुई मुड़ जाती है या हिलने लगती है। धारा बंद करते ही सुई फिर से पहले जैसी हो जाती है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि इससे सिद्ध होता है कि धारा प्रवाहित होने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। कुछ बच्चे जो प्रयोग बुक में है वो भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको भी लिख दोगे तो आपका 100% 5 का 5 नंबर मिलेगा, एक भी कट नहीं होगा। एकदम इसको कहते हैं स्मार्ट आंसर राइटिंग स्किल। चलिए अब बात करते हैं सुपर डुपर नंबर क्वेश्चन 3। विद्युत परिपथ में लघु पथन जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, आपने सुना होगा, कब होता है। अगला क्वेश्चन है भू संपर्क तार का क्या कार्य है। अगला क्वेश्चन है धातु आवरण वाले उपकरणों को भू संपर्कित करना यानी अर्थ से कनेक्ट करना क्यों आवश्यक है। तो ये 3 पार्ट में एक क्वेश्चन मिला के बना हुआ है जो कि 5 नंबर में आता है। ये सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लघु पथन बताएंगे। जब जीवित तार, जिसको हम लोग लाइव वायर कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइव वायर, जीवित तार और न्यूट्रल तार है ना, इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं, आपस में सीधे मिल जाते हैं तब परिपथ में अचानक बहुत अधिक धारा बहने लगती है, इसे ही लघु पथन कहते हैं। एकदम आपको सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है। अब आगे अगले क्वेश्चन का आंसर भू संपर्क तार का कार्य बता देना है। तो जाहिर सी बात है भू संपर्क तार जो है उपकरण के धातु भाग को
भू संपर्क तार जो है उपकरण के धातु भाग को धरती से जोड़ देता है और अतिरिक्त धारा को जमीन में भेज देता है। ये आप इसका काम है, किसका? भू संपर्क तार का, यानी अर्थ वायर का ये काम है। अच्छा, आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अर्थ वायर का कलर कैसा होता है, तो ग्रीन होता है। अच्छा, यहाँ पे जीवित तार या लाइव तार इसको कहते हैं, इसको विद्युन्मय तार भी कहा जाता है, इसको धनात्मक तार भी कहते हैं। तो ये आपका रेड कलर का होता है, इसे गर्म तार भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा न्यूट्रल वायर, इसको नेगेटिव वायर भी कहा जाता है। ये आपका ब्लैक कलर का सामान्यतः इस पे लेप लगा होता है। तो रेड कलर का मतलब जीवित तार, न्यूट्रल आपका ब्लैक कलर का, और ग्राउंड जो अर्थ वायर होता है वो आपका ग्रीन कलर का होता है। याद रखना इन कलर्स को, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है। तो इससे करंट लगने का खतरा नहीं रहता। एकदम अपनी लैंग्वेज में लिखो, सिंपल सा, व्यक्ति सुरक्षित रहता है और उपकरण खराब होने से बचता है। एकदम टू दी पॉइंट आपको आंसर लिखना है। तो इस तरह से इतना ही लिख दिया और सिंपली आपको 5 नंबर मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, सुपर डुपर नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। ओम का नियम लिखिए। तो सबसे पहले ओम का नियम लिखिए। तो इसमें एक चीज है जो बच्चे हमारे गलती कर जाते हैं, ओम का नियम में स्थिर ताप पर इतना लिखना बहुत आवश्यक है, इसको नहीं लिखा, वहीं पे आपकी डेफिनेशन गलत। राइट, तो स्थिर ताप पर किसी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। यहां पे आपने ये इक्वेशन लिख लेना है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब कह रहा है इसका प्रयोगात्मक सत्यापन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रायोगिक सत्यापन या प्रयोगात्मक सत्यापन। तो देखिए, अब यहाँ पे हम इसका प्रायोगिक सत्यापन हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे चित्र में दर्शाए अनुसार। आपको क्या करना है, एक फिगर यहां सबसे पहले ये वाला फिगर बना लेना है। ध्यान देना, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये एक सर्किट बना लेना है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, इस सर्किट को बना लेना है। उसके बाद आपको ये हेडिंग डालनी है, हेडिंग डाल के लिखना है चित्र में दर्शाए अनुसार बैटरी, स्विच, वोल्ट मीटर, अमीटर और एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध को एक दूसरे के सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में दर्शाए गए चित्र अनुसार जोड़ लेते हैं, जैसा चित्र में कनेक्शन दिया गया है। अब सबसे पहले स्विच को दबाकर ऑन करते हैं, जिससे परिपथ में बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है। अमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद परिवर्तनशील प्रतिरोध, ये वो प्रतिरोध होता है जिसमें ये एक ऐसे मीटर टाइप का होता है जिसमें हम खूंटी से बदल बदल करके रेजिस्टेंस को एक ही बार में चेंज कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज पे। इसको स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाकर प्रयोग को बार बार हम लोग दोहराते हैं, यानी कि कभी 1 ओम ले लिया, कभी 2 ओम पे कर लिया, कभी 3 ओम पे कर लिया, ऐसे ऐसे करके हम लोग अलग अलग रेजिस्टेंस पर इस प्रयोग को बार बार दोहराते हैं। अच्छा, दोहराने के बाद आपको क्या मिलता है, अलग अलग स्थितियों में अमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान ज्ञात करके उसको नोट कर लेते हैं हम। उसके बाद प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगुना होने पर धारा का मान भी दुगुना हो जाता है, यही ऑब्जर्वेशन की है। उसके बाद जब कि विभवांतर का मान आधा अगर होता है तो धारा का मान भी आधा हो जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के सीधा समानुपाती होना, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब विभवांतर को एक्स अक्ष तथा धारा को वाई अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचते हैं। अब आपको क्या करना है, ये वाला ग्राफ आपने अब बनाना है, अब इस टाइम पर बना लेना है। ग्राफ खींचते हैं, यह ग्राफ हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है जो ओम के नियम को प्रमाणित करता है। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि धारा I और विभवांतर V के बीच जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो वो हमेशा और हमेशा ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा होगा। आंसर क्या होगा, हमेशा एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका ये एमसीक्यू भी बनता है। फिलहाल बढ़ते हैं अपने सुपर डुपर नंबर क्वेश्चन 5 पे। विद्युत परिपथ में अतिभारण, जिसको ओवरलोडिंग कहते हैं, वह लघुपथन जो शॉर्ट सर्किट होता है, कब होता है। दो चीजें यहां हो गई। आगे पूछता है घरेलू परिपथ में अतिभारण व लघुपथन से बचाव के उपाय लिखिए। राइट, अब ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में इस तरह से आया। तो सबसे पहले अतिभारण यानी ओवरलोडिंग बताना है। जब एक ही सॉकेट में, राइट, या एक ही यहाँ सर्किट लिखना चाहिए था, एक ही सर्किट में अधिक उपकरण लगा दिए जाते हैं तब धारा बहुत बढ़ जाती है। इसे ही हम लोग अतिभारण यानी ओवरलोडिंग कहते हैं। यानी कि किसी तार का जो धारा बहने का मान होता है वो निश्चित होता है हर तार का, तो उससे अगर अधिक पावर का हम लोग उपकरण लगा देंगे तो
उस सर्किट में हम इसी चीज को बोलते हैं कि ओवरलोडिंग हो गई, इसे ही अतिभारण कहते हैं। अब बात करते हैं लघुपतन। ऊपर भी हमने देखा किसी कारणवश अगर लाइव और न्यूट्रल तार आपस में मिल जाते हैं तब लघुपतन होता है। राइट, अब इससे बचाव के उपाय क्या है? देखो एकदम छोटा सा, और आपके पूरी बात को, भाव को, आपके एक्सप्रेशन को वहां पे जिक्र हो रहा है। तो अब एक सॉकेट में ज्यादा उपकरण ना लगाएं, बचाओ। अच्छी गुणवत्ता की वायरिंग करें, फ्यूज और एमसीवी का प्रयोग करना चाहिए, और उपकरणों को भू संपर्क जरूर करें। तो ये हमारी बचाव या सावधानियां हैं। तो इस तरह से ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं सुपर डुपर नंबर क्वेश्चन 6। समांतर यानी इसको हम लोग पार्श्वक्रम भी करके लिखता है, ठीक है। समांतर या पार्श्वक्रम संयोजन क्या है, पहले आपको इसको बताना है। तो लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ परिपथ के एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच जो विभवांतर होता है वो समान रहता है। यहां तक आपका ये वाला आंसर हो गया इतने का। अब बात करते हैं R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस बार आपको ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है मुझे कि देखने को जरूर मिलेगा। पिछली बार जो आया था वो आपका समांतर क्रम नहीं, वो श्रेणी क्रम वाला आया था, इसलिए मुझे लगता है कि अब की बार समांतर क्रम आएगा, और इसीलिए मैंने श्रेणी क्रम वाले क्वेश्चन को यहाँ रखा भी नहीं है, क्योंकि जो आया हुआ क्वेश्चन रहता है ज्यादातर चांस है कि अगली साल आने का बहुत कम चांस रखता है। फिलहाल आप श्रेणी क्रम वाला आप खुद से तैयार करिएगा। बात करते हैं अब चित्र में। अब उसके बाद ये आपको इस तरह से एक फिगर बना लेना है जिसमें तीन रेजिस्टेंस यहाँ R1 R2 R3 बने हुए हैं। ये आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ कुंजी है, स्विच है, ये अमीटर लगा हुआ है। अब इसको फिगर आपने क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब चित्र में दिए तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए, ऐसे आपने लिखना है जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब तब ओम के नियम से I1 I2 I3 का मान निकालेंगे, V by R1 V by R2 V by R3। अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ये देखो पहले यहाँ पे I1 I2 I3 अलग अलग है, जब यहाँ पे निकली तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गई। तो वही हमने यहाँ लिखा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस R3। अब सबका मान रख दिया हमने यहाँ पे, तो I इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब यहाँ से V कॉमन ले लिया तो 1 बाई V इसको हमने लिख लिया, सॉरी I बाई वी, ये 1 नहीं है, I बाई वी, इसको V को यहाँ पे लेकर के गए तो I अपॉन V हो गया। अब I अपॉन V का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन R, क्योंकि V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए था, I अपॉन V, सो I अपॉन V क्या मिल जाता है, 1 अपॉन R मिल जाता है। तो इसलिए I अपॉन V की जगह पे 1 अपॉन R लिखा गया, और इस तरह से आपको रेजिस्टेंस का ये व्यंजक प्राप्त हो गया जो हाईलाइट कर दिया है हमने। अब यहाँ लिखेंगे जहां R समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है। तो इस तरह से आपको ये डेरिवेशन एकदम तैयार करके जाना है। मुझे ऐसा लगता है ये इस बार टकराने का चांस रखता है। अब बात करते हैं अगले जो क्वेश्चन जो कि पार्ट में डिवाइड रहते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 7 है, ओम का नियम लिखिए। तो आपको ओम का नियम लिखना है। उसके बाद इस फिगर, ये फिगर अकेले अपने आप में 3 नंबर का और ये वाला 2 नंबर का। कई बार ये सिंपल सिर्फ ये फिगर का जो क्वेश्चन है ये आपको 3 नंबर में देखने को मिलता है। यही सेम क्वेश्चन एक और है आपकी किताब में, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ओम का नियम सबसे पहले लिखेंगे, और इस फिगर के आधार पर प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान, और परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध यानी R निकालना है। परिपथ में कुल धारा का मान यानी I निकालना है, और प्रवाह देखिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा यानी I1 I2 और I3 निकालना। इतनी बातें आपको निकालनी है। फिलहाल पहले हम ओम का नियम लिखेंगे। इसके पहले भी आपने ओम का नियम देखा था। यदि किसी परिपथ का ताप न बदले तो उस परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हम लोग निकालेंगे I1 इक्वल टू, तो I1 बराबर क्या था, V अपॉन R1। तो V कितना है हमारा, V है 12 वोल्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, और I1 सॉरी R1 कितना है हमारा, 5 ओम है। तो यहाँ लिखेंगे 5, भाग लगा दीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 5 दूनी 10 और 0.4, ये आ गया 2.4 एम्पियर। अब इसी तरह से I2 निकाल लीजिए। I2 निकालिएगा तो V अपॉन R2 लिखिए। उसके बाद ये आपका बन जाएगा 12/10 यानी आ जाएगा 1.2 एम्पियर। अब I3 निकाल लीजिए। I3 निकालने जाओगे तो क्या आएगा आपका, V अपॉन R3। V कितना है, 12/30। अच्छा इसको काट दीजिए, 3 चौके 12 और 3 धाम में 30, तो आ जाएगा 0.4 एम्पियर।
अब ये हो गया इतना क्वेश्चन नंबर ए का, ए वाले का सॉल्यूशन। अब हमको यहाँ पे देखिए बी वाले का सॉल्यूशन चाहिए। अब बी का सॉल्यूशन चाहिए तो बी वाले सेक्शन के लिए आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लगा दीजिए। तो आई बराबर देखिए 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर और 0.4 एम्पियर, इन सबको जोड़ दीजिए। 2 और 1 3 और 4 2 6 4 10, यानी कि हो जाएगा ये टोटल 4 एम्पियर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमको चाहिए सी वाले का आंसर, कुल प्रभावी प्रतिरोध आर चाहिए। तो V इक्वल टू आई, आर से यहां से आपको क्या मिल जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना है 12 वोल्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, और आई हमने निकाल लिया, आया था कितना 4, तो भाग लगा दीजिए, ये आ जाएगा 3 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल को बना देना एकदम साफ सुथरे ढंग से। तो ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता रहा है। अब बात करते हैं अगले और लास्ट सुपर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, ये क्वेश्चन आगे भी आया था, पार्ट में डिवाइड है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुणों को लिखिए और उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। कई बार फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अकेले अपने आप में 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। कई बार ये जो 3 गुण लिखना है ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, कई बार ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, और तीनों मिला करके ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहले आंसर देंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। भाई किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाले रास्ते को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। छोटा सा ये फिगर बना लीजिए, उसके बाद गुण हेडिंग डालिए यहाँ पर। फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में जाती हैं, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काटती नहीं है, और जहां रेखाएं पास पास होती हैं चुंबकीय क्षेत्र वहां अधिक मजबूत होता है। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एक छोटा सा ये वाला पिक्चर बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी ये वाली उंगली होती है जैसा आप दिख रहा है, मध्यमा, मध्यमा कौन सी वाली, ये वाली उंगली मध्यमा है, और उसके बाद अंगूठा, अंगूठा तो आप सभी को पता है, इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पे देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये तर्जनी है जिसको बी से दर्शाया जाता है, दिशा की ओर संकेत करे, तथा मध्यमा, मध्यमा ये वाली है धारा की दिशा को दिखा रही है आई, तथा मध्यमा चालक में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए जो अंगूठा है ऐसी कंडीशन में ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखना है, और छोटा सा आप पिक्चर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफी मददगार साबित होगा, हेल्पफुल होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्दर ऐसी ही सुपर डुपर वीडियोस पाने के लिए मिलेंगे अगले वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।